रेहान खान बिन अरशद खान, आपका निकाह इस्लाम खान व महरूज़ खान के साथ 50 लाख से हक महर पर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, लुठ मारने वाले अंदाज में कहा। निकाह तो वो कबूल कर रही थी, लेकिन दिल में सख्त गुस्सा और नफ़रत थी। वो असलान की ज़िंदगी को अजाब बनाने वाली थी। असलान खान व महरूज़ खान, आपका निकाह रेहाम खान बिन्त अरशद खान से 50 लाख हक महर पर तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असलान खान का जी चाहा कि इनकार कर दे। वो इस आफत को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन आका जान की घूरी पर वो लब भी कबूल है कह गया। निकाह नामे पर साइन हो रहे थे और फिर दुआए खैर हुई। मुबारक हो दूल्हा साहब, आप कमारों की फहरिस्त से निकल गए। असलान के दोस्त शहरियार ने उसे गले लगाते मुबारकबाद देते साथ थपाना ज़रूरी समझा था। जवाबन वो सिर्फ घूरी से नवाजा गया। घर पे ही चंद दोस्तों और रिश्तेदारों को मदऊ किया गया था, क्योंकि सिर्फ निकाह था, रुखसती अभी नहीं थी। इस बात पर असलान ने शुक्र अदा किया था। वो रेहाम से जितना वक्त हो सकता था दूर रहना चाहता था। रमसा ने उसके पास आते ही मुबारकबाद दी तो नर्म मुस्कान से उसकी तरफ देखता मुस्कुराते मुबारकबाद कबूल कर रहा था। बहुत प्यारी है रेहाम, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन। अचानक से शहरियार उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो रमसा की मुस्कान समेटी। वैसे वकील साहब, मुझे हैरत है, कहाँ तो आप इस निकाह से इनकारी थे और कहाँ अचानक ही निकाह कर लिया, पता भी नहीं चलने दिया। शहरियार ने नामहसूस अंदाज में अपना कांधा रमसा के कांधे के साथ टच किया तो उसका दिल एकदम से सुकड़ा था। खाना खा लिया? चल पुत्तर निकाल तो, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़क। 2 नंबर डॉक्टर, और अब निकलने की कर। उसकी बेइज्जती करता रुख फिर गया, जिस पर शहरियार का कहकाह बुलंद हुआ। सानुली हसीना कभी मिल तेरे लिए धर के। वकील साहब का दिल उसके कानों में गुनगुनाता उसे सर से पैर तक सुलगा गया। रेहाम खुश शक्ल और नाजुक से नीन नक्श वाली गंदमी रंगत वाली हसीना थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उस पर लंबी सी घनी पलकें उसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगाती थीं। लेकिन असलान को हमेशा गोरा रंग अट्रैक्ट करता था। उसने अपने जीवन साथी के लिए भी गोरी चिट्टी सी लड़की का सोच रखा था, पर अल्लाह ने उसके नसीब में गंदमी रंगत वाली हसीना ही लिख के दी। शहरियार उसे थपथपाता आका जी से इजाज़त लेता रमसा के लिए बाहर आया। रमसा उसके साथ निहायत संजीदगी से बाहर निकली। मेरे ख्याल से मैं मम्मा को फ़ोन कर देती हूँ, वो गाड़ी भिजवा देंगी, आप जाएं। वो शहरियार को संजीदगी से कहते मोबाइल पर कॉल करने लगी कि शहरियार ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया और उसकी कलाई थामे उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और पैसेंजर सेट का दरवाज़ा खोलते उसे बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप लब भी बैठ गई। शहरियार ने दूसरी तरफ से आते ड्राइविंग सेट संभाली, जबकि रमसा का मोबाइल सामने डैशबोर्ड पर फेंकने के अंदाज में रखा। रमसा ने उसके माथे पर बुल डाले घूरा, जबकि शहरियार, जिसका अच्छा खासा मूड खुशगवार था, अपनी माँ का जिक्र करते वो शहरियार का मूड ऑफ कर गई थी। गाड़ी में मुसलसल खामोशी थी। शहरियार ने एक नज़र उसे देखा और म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया। दिल कितना नादान है, दिल कितना अनजान। गाने के लिरिक्स जैसे शहरियार के दिल की तर्जुमानी कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ रमसा अपना दिल हथेली पे लिए बैठी गहरे सांस भरती उसे देखने लगी। कैसे पता बदल जाएगा तो दिल को दे के धोखा। रमसा की आंख का एक कोना भीग गया। जिस पे मरता है ये वो तो है बेवफा। रमसा ने हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया। शहरियार ने उसकी जानिब घूर कर देखा, जबकि वो विंडो से बाहर देखते हुए अपने आंसू पूंछ रही थी। शहरियार ने सर झटकते हुए म्यूजिक प्लेयर दोबारा ऑन कर दिया। मैं रो भी नहीं सकता क्योंकि हंसेगी दुनिया। इस बार रमसा ने गुस्से से म्यूजिक प्लेयर ऑफ करते हुए शहरियार की जानिब गुस्से से देखा। एनी प्रॉब्लम? उसने इंतहाई संजीदगी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। यस, यू आर माई प्रॉब्लम। अगर आपको म्यूज़िक सुनने का इतना ही शौक़ है तो आप मुझे यहीं नीचे उतार दें
और ख़ुद म्यूज़िक सुनते हुए घर चले जाएं। वैसे ये तो आपका फेवरेट सॉन्ग नहीं था। वो उसे तंज कर रहा था। मुझे मत बताएं क्या फेवरेट था और क्या नहीं। सब कुछ बहुत पीछे छूट गया। और प्लीज़ गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाएं। बार बार मामा का फ़ोन आ रहा है, वो परेशान हो रही हैं। तुम्हारी मम्मा की ऐसी की। वो गुस्से से बात अधूरी छोड़ता, गियर लगाता, गाड़ी को फुल स्पीड पर डाल। रमसा उसकी अधूरी बात पर दांत कचकचाकर उसे देखने लगी। क्या ये वही शहरयार था जो 6 माह पहले तक उससे मोहब्बत का दम भरता था और निकाह में लिया था, और आज इतना सख्त दिल हो गया था? रमसा ने सर नफ़ी में झटका। 20 मिनट का रास्ता वो 10 मिनट में तय करता। झटके से उसके बंगले के बाहर गाड़ी रोक गया। जाओ, वो अपना गुस्सा जब्त करता उसे देखते हुए बोला। रमसा दांत पैसती उसे घूरते हुए गाड़ी से नीचे उतर गई कि तभी उसकी मोम अपने असली एटीट्यूड से बाहर आती दिखाई दी। रोमी डार्लिंग, मुझे फ़ोन कर देना था, मैं ड्राइवर भिजवा देती, उसके साथ आने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने नक़्वत से कहा। क्यों? आपको क्यों जलन हो रही है? वो एकदम गाड़ी से निकलता, सास के दुबदो होता बदतमीज़ी से बोला। तुम अपनी हद में रहो शहरयार खान, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बिल्कीस बानो गुस्सा जब्त करते हुए बोले। आप मेरी हद मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। निकाह में है ये मेरे, जब चाहूँ जहाँ चाहूँ लेकर जा सकता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं कि मुझे रोक सके। वो भी सीना ठोक कर बोलता, रिमसा को डरा रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी ये अकड़ तोड़ कर ना रखी तो मेरा नाम भी बिल्कीस बानो नहीं। वो भी नफ़रत से बोली। रमसा अपना माथा मसलती रह गई। तो फिर आज से अपना नया नाम सोचना शुरू कर दें। वो उन्हें मज़ीद तपाता, रमसा के करीब आया। रमसा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा, जो अगले ही पुल झुकता उसके गाल पर लब रख गया। रमसा तूसन सी होकर रह गई, जबकि बिल्कीस बानो का बस नहीं चल रहा था कि उस बेबाक खान को जान से मार दे। आइंदा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। वो उसे वॉर्न देती, निगाहों से कहता वापस पलट गया। गाड़ी में बैठता वो जा चुका था। बहुत जल्द इसका मान तोड़ूंगी। मम्मा प्लीज़ अंदर चलें। वो उन्हें गुस्से में देखती, शौंत करती अंदर लिए बढ़ गई, जबकि उसके गाल अभी भी दहक रहे थे। उसके लबों का जानलेवा नर्म लम्स रमसा अभी तक महसूस कर रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला और वो अंदर दाखिल हुई। 2 नंबर वकील, अब तुम देखना कैसे तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे निकाह करने का? अब देखना कैसे तुम्हें नाकों चने चबवाऊंगी। खाली था। वो सीधा उसके बाथरूम में घुसी और उसके शैम्पू की बोतल को फ्लैश आउट करती। अब उसमें वो महलूल डाल रही थी जो उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था, स्पेशली अपने मनकूहा असलान खान के लिए। अपना काम पूरा करती वो बाहर निकलने लगी कि एकदम असलान अंदर आता दिखाई दिया। रिहाम फौरन बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुपी थी। उसका 120 की रफ्तार से दिल धड़कने लगा था। वो अभी तक अपने निकाह के जोड़े में थी, चेंज करना भी ज़रूरी नहीं समझा था। उसे बस असलान के आने से पहले उसके लिए तैयार करदा फॉर्मूला अपने मकाम पर पहुंचाना था, पर उसे आइडिया नहीं था कि वो अचानक अंदर आ जाएगा। अल्लाह जी बचा लेना अब उस 2 नंबर वकील से। अगर उसने मुझे यहाँ देखा तो ज़रूर मुझ पर 302 का केस डालकर सूली पर चढ़ा देगा। वो दिल ही दिल में अपनी दुआएं मांग रही थी। असलान ने अपनी शर्ट के बटन खोले और आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। न जाने क्या सोचकर आका जान ने उस फजूल किस्म की लड़की को मेरे मत्थे थोप दिया। व्हाट? मत्थे थोप दिया? ये 2 नंबर वकील क्या बोल रहा है? रिहाम के दिल को बुरी तरह झटका लगा था। वो जानती थी कि असलान उससे चिढ़ता है और वो उसे और चिढ़ाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे नापसंद करता है। क्या कुछ नहीं सोचा था लाइफ पार्टनर के लिए, सब मिट्टी में मिल गया। वो अभी तक आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट उतार चुका था, लेकिन अपने ख़यालात का इजहार भी कर रहा था। आईने में अपने भारी उभरते मसल्स को दाएं बाएं होकर देखता। वो अब अपने एब्स को देखकर एक आईब्रो चढ़ा गया। वो इंतहा का दिलकश मर्द था, किसी भी लड़की का वो आइडियल हो सकता था। उसके एक इशारे पर एक से एक खूबसूरत लड़कियों की लाइन लग जानी थी, लेकिन आका जान ने उसे उस गंदमी रंगत वाली बेकार सी लड़की के साथ बांध दिया जिसका कोई मुस्तकबिल तक नहीं था
और वो शहर का काबिल और जाना माना वकील। सर झटकता वो अपनी एक शर्ट कब्बर्ड से लेने के लिए बढ़ा कि उसी मौके का फ़ायदा उठाते रेहाम ने वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन कब्बर्ड फ़ौरन ही बंद हो गई। वो दिल थाम कर वापस दरवाजे के पीछे छुपी थी कि तभी वो शावर लेने वॉशरूम की तरफ आया। रेहाम ने अपने मुंह पर हाथ रखे, अपनी चीख का गला घूटा और अपनी आंखें मींच लीं। दिल था कि बस धड़के जा रहा था। अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा? इससे आगे तो वो सोच ही नहीं रही थी। वो शावर के नीचे खड़ा, आंखें नीचे खुद पर ठंडा पानी गिरा रहा था। रेहाम ने एक फिंगर हटाकर आंखें देखना चाहा, लेकिन हिम्मत न कर सकी। वो उस वक्त वहां खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। तभी असलान के हाथ उस शैम्पू की बोतल पर जा ठहरे। उसे बेध्यानी में यूज़ करने लगा कि एकदम उसकी स्मेल उसे अजीब सी लगी। उसने नाक के पास ले जाते सूंघा तो वो शैम्पू नहीं, कुछ और था। वो दांत पिसते मुड़ा ही था कि दरवाजे के पास उसे चेहरा छुपाए देख वो गुंग रह गया। तुम! वो धाड़ा। उसकी धाड़ पर रेहाम ने डर कर अपनी आंखों से हाथ हटा दिए और सामने खड़े असलान को देख वो चीख मारते वापस मुड़ी। उससे पहले कि वो वहां से भागती, असलान ने खुद को टावल में लपेटते उसकी कलाई से जकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके कसरती चौड़े सीने से आ टकराई, पर इस बार उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। वो यहाँ आकर पुछता रही थी। उसका पूरा जिस्म लरज रहा था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? बोलो। उसका बनाव सिंघार देखता एक पुल को स्टक हुआ था। उसकी गुलाबी लब और आरिज़ पर सजदा रेज उसकी लंबी और घनी पलकें देखता वो मबहूत सा हुआ था। बिलाशुबा वो बहुत दिलकश और हसीन थी। आज पहली बार वो उसे यूं पास से देखता, उसके नीन नक्श को स्टडी कर रहा था। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अब की बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी। रेहाम ने डरते डरते आंखें खोली। उसका बरहना सीना देखते वो थरथराने लगी। नज़रें भटक रही थीं, जबकि असलान उसके अंदाज़ व अतवार देखता सब समझ रहा था। जवाब दोगी या शावर ओपन करूं? वो अपना हाथ शावर पर रख गया। नहीं नहीं प्लीज़, मेरा निकाह का जोड़ा ख़राब हो जाएगा, पूरे 25 लाख का है, वो झट से बोली। असलान ने उसे सर से पैर तक एक नज़र देखा। उसका फिगर भी कमाल का था। असलान का जी चाहा कि अपने हाथों से छूकर महसूस करे। यहाँ तो असलान और शहरियार दोनों ही शराफत का मुजाहिरा करते थे, लेकिन दोनों ही जानते थे कि दोनों में से कोई भी शरीफ नहीं था। दोनों को बेबाक खान का खिताब दिया जाता तो परफेक्ट था। ड्रेस 25 लाख का ले लिया, लेकिन शक्ल तो वैसी ही है, वो नहीं बदलने वाली। न जाने कैसे वो उसकी गंदुमी रंगत पर चोट कर गया। रेहाम तो हैरानगी से उसे देखती चली गई। क्या वो उसकी गंदुमी रंगत की वजह से उसको नापसंद करता था? बेख्तियार रेहाम की निगाह उसके चौड़े बरहना सीने पर पड़ी, तो फिर अपने हाथों पे जो उसके सफ़ेद सीने पे धरे थे। वो बहुत गोरा और खूबसूरत था। उसके मुकाबले में रेहाम का कम्प्लेक्शन वाकई कम था, लेकिन वो खूबसूरत थी। उसके रंग में कशिश थी। उसकी आंखों में मकनातीसी चमक थी जो मुकाबिल को अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन असलान को ना खींच पाई। उसकी आंखों के गोशे नम हुए। वो जितनी भी चलबली मुंह फट सही, लेकिन अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, किसी से कम नहीं। वो अपने जज्बात पर काबू पाते दांत कचकचाते बोली, जबकि लहजा थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। मुझे क्या पता तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो मुझे देख चुकी, चलो अपना दीदार भी करवा दो। उसका साइड कांधे पर धरा भारी दुपट्टा एक तरफ को करते उसके 14 तबक रोशन कर गया। पागल हो गए हैं? मैंने कुछ नहीं देखा। वो अपना दुपट्टा वापस ठीक करती नज़रें चुरा गई। रियली? वो एक आईब्रो चढ़ाते बोला। मुझे जाना है। वो वहाँ से भागने को पर तोलने लगी। ऐसे कैसे जाने दूँ? पहले तुम्हारी खूबसूरती देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि तुम्हें जाना चाहिए या तुमसे खुद को सुकून पहुंचाना चाहिए। वो हुजूनी बात भी बहुत आराम से कर रहा था। आज से पहले कभी उसने इस तरह की बेबाक बातें नहीं की थीं, जिस तरह उस वक्त वो बेबाकी दिखा रहा था। छोड़ो मुझे 2 नंबर वकील, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। वो अपना आप उससे छुड़वाती, उसे पीछे हटाती, धक्का देती, बाहर निकली कि असलान ने उसका दुपट्टा पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया।
वो दुपट्टे के साथ उसकी तरफ खींचती चली आई। जाना है तो फिर बता के जाओ, मेरे बाथरूम में क्या कर रही थी, वरना जैसे मुझे देखा वैसे अपना भी दीदार करवा कर जाओ। वो फिर से बेबाक अंदाज में उसे डरा रहा था। बेख्तियार रिहाम की निगाहें उसके शैम्पू की बोतल पर जा ठहरें। असलान ने उसकी नज़रों की सीध में देखा तो वो सब समझ गया। शर्म नहीं आती ऐसी फजूल हरकत करते हुए? छोड़ो मुझे, सन की पागल 2 नंबर वकील। उसके खतरनाक तेवर देखती घबरा कर उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाते बोली, लेकिन गिरफ्त सख्त हुई तो उसकी कलाई पर काट गई। असलान ने गुस्से से उसे पीछे दीवार पर ले जाते पन किया। तुम्हें तो इस शैम्पू से अब मैं सर से पैर तक रंगूंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते फनकारा। असलान ने वो बोतल उठाकर एक हाथ से खोलते दूसरे हाथ से उसकी दोनों किलाइयां पन गईं। रेहाम की तो सांस सीने पर अटकी थी, वो मरने वाली हो गई। उससे पहले कि वो उस पर वो बोतल अंडेलता, वो उसके सीने से लगी उसके गाल पर लब रख गई। असलान खान तो वहीं स्टल हुआ। नर्म लबों का लम्स अपने गालों पर महसूस करते वो थम ही तो गया था। उसकी गिरफ्त एकदम नर्म हुई तो रेहाम ने फौरन खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते तेज़ी से दरवाजे का रुख किया। 2 नंबर वकील, हम एक किसकी मार हो तुम? उसकी जानिब पलटा था कि उसका टावल ढीला हुआ, जिसे वो फौरन थाम गया, जबकि रेहाम चीख मारते वहां से भागी थी। तुम्हारी तो। वो हाथ में पकड़ी बोतल देखता वहां जोर से पटक गया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। वो आग बगोला होता गहरे सांस भर गया। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, ये 2 नंबर वकील, सरफिरा खान मेरे हिस्से में। उफ, मेरे हिस्से में ही आना था। अल्लाह माफ़ी, कितना बेबाक है ये तो। और बॉडी, उफ। रेहाम बेख्तियार चेहरा छुपा गई, फिर उसकी बातें याद करती अफसुर्दा हुई और मिरर में खुद को देखने लगी। क्या मैं बदसूरत हूँ? वो एहसास कमतरी में जा रही थी। हालांकि उसका कम्प्लेक्शन इंतहा का खूबसूरत था, पर वो अपने शरीके हयात की खूबसूरती की वजह से अपना आप कमतर महसूस करने लगी। हरगिज़ नहीं, अब उस 2 नंबर वकील ने मुझे देखा ही कहाँ। मेरी अदाएं उसे पागल कर देंगी। एक बार हाथ आओ, तुम्हारा जीना कैसे हराम करती हूँ। तुम भी याद रखोगे किस लड़की से पाला पड़ा है। वो दिल ही दिल में प्लान बना रही थी। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? असलान उस वक्त शहरियार की कॉल पर उसके क्लिनिक आया था। शहरियार इंतहाई अपसेट लग रहा था। उसमें इतना गुस्सा भर गया था कि उसने खुद की कार ड्राइव करके असलान के पास जाने के बजाय उसे बुला लिया। कुछ भी ठीक नहीं, अल्लाह कसम, अगर इस्लाम में एक खून की इजाज़त होती तो यकीनन मैं अपनी सास का कर देता। वो कोट के बटन खोलता खुद भी गुस्से से खोल रहा था। चल फिर मार दे, कत्ल करने का तरीक़ा बेस्ट होना चाहिए। वो मिजाहिया बात भी सीरियस अंदाज में करने का हुनर जानता था। मैं मजाक नहीं कर रहा असलान, आई एम डैम सीरियस। वो माथे पर बुल डाले बोला। वैसे अब उस ओल्ड लेडी ने क्या कर दिया? असलान चेयर पर टेक लगा के सीधा होते बैठा। ये देख, उसके सामने एक एनवेलप रख गया। असलान ने एनवेलप खोला तो उसमें से खुला का नोटिस निकला। हालत देखी है उस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम की? पता नहीं कौन सा गुनाह किया था जो उस जैसी सास मिली मुझे। शहरियार गहरा सांस भर गया। ये तो सही कह रहा है। खैर, इन पेपर से कुछ नहीं होता, मेरी एक चुटकी की मार है। कहता है तो सही, पलंदा बनाकर भेजता हूँ। तेरी खूबसूरत बला आई मीन सास को। असलान ने फ़ौरन लफ्ज़ों की दुरुस्तगी की। मैं तो कहता हूँ कोई सीरियल कलर मिल जाए, सीधा ऊपर पहुँचा दो उस बंदी को। शहरियार भरा बैठा था। और गुस्सा तो मुझे रमसा पर भी है। उसने कैसे उन पेपर्स पर साइन कर दिया? अब की बार वो अंदर का गुबार निकालने लगा। मैं भी ज़बरदस्ती करवाया हो। तुम भाभी से बात कर लो, हो सकता है तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। उसे अब की बार संजीदा अंदाज में मशवरा दे रहा था। उससे तो बात मैं अपने तरीके से करूँगा ही। सारी ज़िंदगी दोबारा साइन करने की हिम्मत नहीं रहेगी। अभी तुम मुझे मेरी सास की जो प्रॉपर्टी है उस पे। शहरियार उसे सारी बात समझाने लग गया। उसने असलान को आखिर बुलाया क्यों था? खैर से दामाद था बिल्कीस बानू का, बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो वो भी रखता था। मैं बैठ का जवाब पत्थर से तो देना ही था। 2 सर फिरे। डॉक्टर और वकील मिलकर बैठे थे।
अब उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज था। मुम्मा आप रेस्ट करें, सुबह बात करेंगे। वो माँ की बात को टालते बोली थी। नहीं, मुझसे वादा करो रूमी, अगर उसने उस नोटिस का जवाब न दिया तो तुम एक और नोटिस भेजोगी। उसे बोलो खाओ कसम साइन करोगी। वो पहले भी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके खिला का नोटिस भी साइन करवा चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि शहरयार खान इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए वो रमसा को पक्का कर रही थी। मुम्मा प्लीज़ मत सोचें इतना, आ जाएगा जवाब। आप अभी आराम करें ना, बाद में सोचते हैं। आप अभी सिर्फ नींद की तरफ तवज्जो दें, ज़्यादा सोचेंगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो उन्हें तसल्लियाँ देते, ज़बरदस्ती सलाते उनके कमरे की लाइट ऑफ करके बाहर निकली थी। अपने कमरे की जानिब बढ़ते वो मुसलसल यही सोच रही थी कि नोटिस मिलने के बाद शहरयार ने क्या क्या होगा, क्योंकि रात होने को आ गई थी और अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। वरना जितना सरफिरा खान वो था, रमसा को तो यही लगा था कि वो फ़ौरन उसे मारने धाड़ने को पहुंच जाएगा। वो नहीं आया, शुक्र किया, पर उसकी ये खामोशी भी किसी तूफान से कम नहीं थी। जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दरवाजे को लॉक लगाया कि लाइट ऑन की तो वहीं खड़ी रह गई। चेहरे पर बेयकीनी थी। शहरयार खान उसके बिस्तर पर बेड क्राउन से टेक लगाते नीम दराज था और हाथ में सिगरेट था जिसके वो गहरे कश लेता, सुर्ख नज़रों से रमसा को ही देख रहा था। रमसा उसकी लाल आंखों से खौफ खाते पीछे दरवाजे में जा समाई। यहाँ आओ मेरे पास। वो वहीं से हुक्म सादिर कर गया। रमसा ने सर नफ़ी में हिलाया। रमसा, तुम जानती हो सरफिरा हूँ, अगर मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो फिर मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वो सर्द लहजे में कहता उसके आसाब फतह कर रहा था। डरा किसको रहे हैं? ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, यहाँ आपका। वो एकदम से अपनी जगह से उठा था कि रमसा के अल्फाज मुंह में रह गए। उसके करीब आता वो खुला का नोटिस 2 टुकड़ों में तकसीम कर गया और उसके दोनों अतराफ हाथ रखते उसे महसूस किया। इतना मुंह खोलना जितना बाद में सह सको। उसके चेहरे पर झपकता सुर्ख आंखों से उसे घूरते बोला, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो डरते हुए पूछ बैठी। गुड क्वेश्चन। वो पीछे होते सीने पर हाथ बांध गया। हमारा रिश्ता मुकम्मल करने। बहुत ही मुतमईन अंदाज में कहता वो रमसा को लर्जा कर रख गया। क्या बोल रहे हैं आप? पागल? हाँ पागल, पागल। जब उस खुला के नोटिस पर तुम्हारे साइन देखे तब से पागल हो गया हूँ, और अब मेरे पागलपन का इलाज तो सिर्फ यही है, तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक मजबूत कर लूँ। उसे झट से अपनी बाहों में भर गया। वो उसकी शर्ट को लरसते हुए दबोच कर बना, पलकें झपकाए उसे देखती चली गई। वो उसे लिए बिस्तर पर आया। रिमसा सहम कर पीछे बेड क्राउन से जा लगी, जबकि शहरयार अपनी शर्ट के बटन खोलता उसे यकटक देखे जा रहा था, जो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी और ना ही पलकें झपक रही थीं। शहरयार ने शर्ट दूर उछाली। सेंदों के उभरे मसल्स देखते रिमसा का दिल कानों में बजने लगा। उसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यकदम शहरयार ने उसे कमर में हाथ डाले, उसका सर धीरे से तकिए पर रखा। वो गहरा सांस भरते उसे देखते चली गई। रुकने को नहीं कहोगी? उसके चेहरे पर हाथ फेरता, लबों तक उंगलियों से ट्रेस करता, गंभीर लहजे में पूछ रहा था, अब आप रुक जाएंगे? सवाल के बदले सवाल वो ऐसी ही थी। डर लग रहा है? आप मोहब्बत करते हैं मुझसे? कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मुझे हर्ट हो? वो यकीन भरे लहजे में बोली। तुम्हारे बारे में भी मैं यही सोचता था, लेकिन आज खुला का नोटिस देख भरम टूट गया। वो टूटे लहजे में बोला। तो रिमसा की आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हुए। ऐसा सर को उठाती उसकी दोनों आंखों पर बारी बारी शिद्दत से लब रख गईं, जिनमें वो आंसुओं की रमक देख चुकी थी, और ये आंसू उसे तोड़ रहे थे, क्योंकि वो जानती थी वो शहरयार को तकलीफ दे गई है। शहरयार की आंखें बंद हुईं, क्योंकि सामने कोई आम लड़की तो थी नहीं, उसका इश्क थी। ऐसा इश्क जिसके लिए वो जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था, पर उसे दर्द नहीं दे सकता था। अब भी चाह के भी वो उसे तकलीफ न पहुंचा सका। ठहरी। वो ज़रा सा ऊपर होती उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर गई, जबकि शहरयार की आंखें बंद थीं।
वो अपने आंसू नहीं जाहिर करना चाहता था। कोई बतलाए कैसे कि बहलाऊं ज़ख्मी दिल को, मजबूर हूँ मैं कितना समझाऊं ज़ख्मी दिल को, तुम बेवफा हो रमसा। उसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज पर रमसा का दम सा निकलने लगा। वो इतनी अनजान नज़रों से उसे देख रहा था कि रमसा को लगा वो मर जाएगी। जिस पे मरता है ये वो तो है बेवफा, ज़ख्म ऐसे दिए ना हो जिसकी दवा। अच्छा ये एहसान है। वो पीछे हट गया था। हाँ, वो सर फिरा खान पीछे हट गया था। आगे बढ़कर अपनी शर्ट उठाई और दरवाजे के पास जाकर रुक गया। जे पहली और आखिरी वार्निंग समझना रमसा, जो मैंने तुम्हें बख्श दिया। दोबारा अगर उन हाथों से कोई साइन हुए इस तरह की किसी पेपर पर तो आई स्वेयर लिहाज नहीं करूँगा, सीधा घुस जाऊँगा। वो एक तेज़ नज़र उसके सरापे पर डालते अपने असली बेबाक अंदाज से बोलता। रमसा के दिल की दुनिया तहवो बाला कर गया। वो जा चुका था, लेकिन रमसा को बेवफा कह गया था और वो बुलक बुलक कर रोती थी। जान आपका जाना ज़रूरी है क्या? वो उनकी गोद में सर रखे मिनमिनाई। हाँ बेटा ज़रूरी है ना, इधर देखो मेरी तरफ। मेरे पोते को तंग मत करना, वो बहुत शरीफ बच्चा है। उन दिनों किसी ख़ास केस में उलझा हुआ है, तो आप वादा करो उसे तंग नहीं करोगी। वो ज़मीनों पर जा रहे थे। हर माह वो 10 दिनों के लिए गांव की ज़मीनों पर जाया करते थे और वहाँ की सारी रिपोर्ट लेते थे। असलान तो इतना मसरूफ़ था कि उसे गांव जाने का वक्त ही नहीं मिलता था और सब कुछ को आका जान ने अपने कांधों पर उठाया हुआ था। तौबा करें, मैं भला क्यों उस 2 नंबर वकील के मुंह लगने लगी। मेरी किस्मत नहीं ख़राब। वो मुंह बनाते हुए बोली। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो अब तुम्हारा शौहर है, इसकी इज्जत तुम पर लाजिम है। अब मैं ना देखूं कि तुम उसे तुम कहकर बुला रही हो, आप कहा करो। आका जान की बात पर वो मुंह बसोड़ गई। अब उस 2 नंबर वकील को आप कैसे बोल सकती थी? पर अभी उसे आका जान के 10 दिन जाने का गम मनाना था, तो फिर उनकी गोद में घुस गई। वो शाम तक चले गए थे। रिहाम ने अपने चंद दोस्तों के साथ आउटिंग का प्रोग्राम सेट कर लिया और फ़ोन पर आका जान को इन्फॉर्म कर दिया। फ़ौरन उसे जवाब दिया कि वो असलान को बताए, वो जाने की इजाज़त दे तो ही जाए। रिहाम ने उसकी बात हुआ में उड़ा दी और अपने दोस्तों को लिए दरिया किनारे चली गई, जहां उसने फलक और निदा के साथ मिलकर खूब इंजॉय किया। लेकिन वापसी पर उसकी गाड़ी सुनसान जगह पर ख़राब हो गई। वो 3 जवान लड़कियां उस वक्त वहां सुनसान सड़क पर आधी रात को खड़ी दावत के नज़ारे पेश कर रही थीं कि दफातन रिहाम के मोबाइल पर 2 नंबर वकील की कॉल आने लगी। तीनों डर गईं। रिहाम ने डरते डरते कॉल उठाई। कहाँ हो तुम डैम? आधी रात हो रही है और तुम घर नहीं? वो मोबाइल पर चलाया था। रिहाम को मोबाइल कान से दूर करना पड़ा। आहिस्ता आवाज़ में नहीं बोल सकते, मेरे कान का पर्दा फाड़ना है क्या? वो अपना डर एक तरफ करते दांत कुचकिचा कर बोली। तुम घर पहुंचो, देखना मैं क्या क्या फाड़ता हूँ। उफ, कितना बेशरम खान है। सो नहीं बल्कि 1000 बेशरम मरे होंगे तब ये 2 नंबर वकील पैदा हुआ होगा। रिहाम ज़ेरे लब बड़बड़ाई। वो हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं, चल ही नहीं रही। ढीठ आपकी तरह, ज़िद्दी आपकी तरह। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, हमें पक कर लें। ओके बाय। वो सारी बात करती बना जवाब सुने कॉल काट कर लो ऑन कर गई। अब वो तीनों अपना डर पिसे पुष्ट डालकर गाड़ी में बैठी ट्रथ डेर खेल रही थी। निड्डर रिहाम ने डेर लिया था। हम तो तुम्हारा डेर ये है कि तुम वहाँ वो दरख्त नज़र आ रहा है ना, उसके पास जाते उससे 10 कदम आगे की तरफ जाओ। तुमने वहाँ पूरे 10 मिनट खड़े रहना है और फिर वापस आ जाना है। निदा ने उसे डेर दिया। क्या बोल रही हो निदा? वहाँ बहुत अंधेरा है और गाड़ी से बाहर निकलने का खतरा अलग। फलक ने रोका तो निदा कांधे अचका गई। ओके, मैं अपना डेर पूरा करूँगी, तुम टाइम नोट करो। वो निदा से कहते, दिल बड़ा करते, गहरा सांस भरे नीचे उतर गई और उस दरख्त के पास जाकर खड़ी हुई। उस दरख्त को देखकर रिहाम को खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन चैलेंज तो पूरा करना था। वो दूर 10 कदम के फासले पर जाकर खड़ी हुई। दिल उसका 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। उसको एंग्जाइटी सी होने लगी। उसे लगा कि कोई उसके पास कान में साईं साईं कर रहा है। उसे एकदम से पसीने आने लगे। वो घबरा गई कि अगले ही पुल वो चकरा कर ज़मीन बोस हुई।
10 मिनट का कहा था, अब तो 20 मिनट से भी ऊपर हो गए, वो वापस नहीं लौटी। निदा क्यों दिया ऐसा फजूल डेढ़ तुमने? फलक ने उसे डांट दिया, जबकि खुद भी परेशान हो रही थी। तभी असलान की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसके 2 दोस्तों को देखकर वो ठटका। रिहाम कहाँ है? उसे अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। असलान भैया, वो इस तरफ गई है। फलक ने डरते हुए सामने दरख्त की जानिब इशारा किया तो एक पुल की देरी किए बना वहां पहुंचा, लेकिन उसे रिहाम कहीं दिखाई न दी। वो पागलों की तरह आगे बढ़ा तो एक तरफ वो ज़मीन बोस हुई दिखाई दी। फौरन आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में भरा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। निदा और फलक भी फौरन उसकी गाड़ी की पिछली सेट पर जा बैठीं। जीदगी से उनके एड्रेस पूछता उन्हें घर छोड़े। अब वो हवेली की तरफ गामजन था। साथ पैसेंजर सेट पर बेहोश हुए वजूद को वक्तन फ़वक्तन एक तहर की निगाह डालना भूलता नहीं था। हवेली के अंदर गाड़ी एंटर करते उसे फिर से बाहों में भरे उसके कमरे के बजाय उसे सीधा अपने कमरे में लाया था। तो आका जान का मैसेज लेट मिला था, वरना वो रिहाम के घर से निकलते ही उसे वापस ले आता। उसके बिस्तर पर पूरे इस्तेहकाक से लेटी उसकी जज्बात में तुग़यानी मचा गई थी। वो आका जान को गुस्से में मैसेज कर चुका था कि वो आज ही रिहाम की रुखसती ले रहा है। वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आती। जब जी चाहता है मुंह उठाकर निकल जाती है, और वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। जबकि उस वक्त वो बट ख़ानदान के साथ एक केस के सिलसिले में अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले चुका था। असलान ने अपना कोट उतार कर दूर उछाला, शर्ट के फ्रंट बटन भी सारे खोल दिए। चटानी बरहना सीना अब मुकम्मल वाजे हो रहा था। वो सिगरेट के गहरे कश लेता विंडो में खड़ा मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था कि रिहाम को होश आ गया। अपने आप को असलान के रूम में देख वो धड़ 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 धड़कते दिल को संभालती बहुत आराम से उठी कि असलान की तेज़ निगाहें उस पर पड़ीं। वो सिगरेट वहीं फेंकता उसके पास चला आया और झटके से उसको खींचकर दोबारा बिस्तर पर गिराया और उस पर साया फिगन हुआ। रिहाम उस अचानक आफात पर दिल थाम गई। असलान ने उसको कहर बरसाती निगाहों से देखता बना उससे कोई बात किए, बना उसे कोई मौका फराहम किए। शिद्दत से उसके लबों पर झुका था। रिहाम उसकी सख्त गिरफ्त पर मचल कर रह गई। उसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो उसके लबों की गिरफ्त मजबूत किए उसे अपने ऊपर लाता, उसे अपने सीने में पैवस्त कर गया। उसके नर्म और नाजुक धड़कनों को अपनी चटानी सीने पर महसूस करता। वो मदहोश सा होता। मजीद उसके लबों को अपने होंठों में दबाता, उन पर कहर ढाने लगा। रिहाम को लगा कि उसकी सांसें सरफिरा खान छीन ही लेगा। अच्छी तरह उसे बेबस करता, अपनी मनमानी करता। वो उसके लबों की जान बख्श गया और अपना सर पीछे तकिए पर गिराता, उसकी नाजुक कमर को दोनों मिट्टियों में भरता उसे ऊपर की तरफ कर गया। अब उसकी धड़कनें असलान के चेहरे के पास थीं। वो बुरी तरह लरज रही थी। गहरे सांस भरती वो असलान को नम आंखों से देख रही थी। वो पुल में उसकी हालत गैर कर गया था। प्लीज़ प्लीज़ ईज़ी, वो बस मिनमिना सकी जब असलान ने उसकी फ़राक की डोरियों को एक झटके से खींच के तोड़ा। वो सुर्ख आंखें लिए अभी तक उसे ही देख रहा था। फ़राक उसकी आगे से ढलकी थी और उसकी रानों को उजागर करने लगी थी। रिहाम ने अपना हाथ आगे रखते खुद को ढांपना चाहा। खान ने उसकी दोनों किलाइयाँ अपने एक हाथ में लेते, ऊपर की जानिब पन करते, दूसरे हाथ से पूरा हक जताते उसकी धड़कनों को कब्जे में लिया कि वो नर्मो नाजुक लड़की सिसक उठी। उसकी नर्म गिरफ्त एकदम सख्त हुई थी। रिहाम अपनी आंखें मैज गईं। एकदम झटके से वो रिहाम की फ़्राक उसे अलग करता, उसे अपने नीचे कर गया। रिहाम ने झट से आंखें खोले, असलान खान को देखा जो बना पलकें झपके उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था, जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। उसकी नज़रों को नज़रअंदाज करता वो धीरे से उसके गालों पर लब रखता, उसकी ठोड़ी से होता गर्दन तक पहुंचा। वहां अपने लबों का लम्स बखेरता रिहाम की सांसें गहरी कर गया और अगले ही पुल उसे ज़ोर से गर्दन पर काट गया तो रिहाम सिसक उठी, लेकिन वो भी अपना सारा गुस्सा उसकी गर्दन पर निकालता, बुरी तरह हावी होता, अपनी शद्दतें निछावर करता, गर्दन से नीचे की गहराइयों का सफ़र तय करने लगा। रिहाम ने खुद को उसकी गिरफ्त से बार हाथ छुड़ाना चाहा कि असलान ने पीछे होते अपनी पैंट से बेल्ट निकाली। रिहाम की सांस रुक गई।
وہ اب بیلٹ سے اس کی کلائیاں اوپر کی طرف کیے باندھ رہا تھا۔ پلیز پلیز مت کرو، میں مر جاؤں گی، وہ رو دی۔ اس کی سختی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن میں تو زندہ ہوں، وہ سرد لہجے میں گھرا۔ تم میری عزت ہو، میرے نکاح میں ہو، اور رات کو سڑکوں پر آوارہ عورتوں کی طرح گھومتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کے اطراف میں ہتھیلیاں جماتے چلایا کہ ریحام نے ڈر سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اسے آج اسلان سے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا۔ پلیز پلیز معاف کر دے، آج کے بعد کبھی نہیں جاؤں گی، پکا والا وعدہ۔ وہ بچوں کی طرح اسے منانے پر لگی ہوئی تھی۔ میرا ارادہ چھوڑنے کا نہیں۔ اسلان اس کے جسم کی رانوں کو دیکھتا خمار آلود لہجے میں بولا تو ریحام سر نفی میں ہلاتی پیچھے کی جانب کھسکی۔ اسلان نے ریموٹ سے لائٹ ڈم کی اور خود بھی آخری پردے سے آزاد کرتا اس پر سایہ فگن ہوا۔ پلیز پلیز ہاتھ کھول دیں، وہ گڑ گڑائی تھی۔ اس دیو ہیکل وجود کی باڈی بلڈر کو خود پر سایہ فگن ہوتا دیکھ ریحام کی آدھی جان تو ویسے ہی نکل گئی تھی۔ اس کی فریاد سنتے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی کلائیوں کو آزاد کر گیا۔ ریحام نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال پھر سے شروع کر دیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل رہی تھی کہ اس کی کمر کی جانب ہاتھ لے جاتا۔ اسے پردے کو بھی گرا گیا۔ ریحام کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلی تھیں۔ اس کی دھڑکنوں میں منہ چھپاتا وہ اچانک اس میں سمایا کہ ریحام امی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں کی گرفت بڑھاتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور سرفراز خان پوری شدومت سے اپنا حق اپنی منکوحہ کو بیوی بنا کر لے رہا تھا۔ ریحام بھی بنا مزاحمت کیے اب اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ جتنی وہ مزاحمت کرتی تھی وہ اتنا شدت پسند ہو جاتا تھا، اسی لیے خود کو اسے سونپ دیا تو اس کی شدتوں میں نرمی آ گئی۔ لیکن کسی لمحے وہ جنونی ہوتا تو اس کو سسکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بہرحال آج سر پھرے۔ خان نے اپنے سارے بدلے ایک ساتھ لیے تھے۔ ماں پلیز سائن نہیں کروں گی۔ ایک بار پھر سے کھلا کا نوٹس اس کے سامنے کیے۔ بلقیس بانو اسے سائن کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سائن کرنے ہوں گے رمسا، میں تمہیں اس غریب کے ساتھ کبھی رخصت نہیں کروں گی جس کے پاس سوائے ایک کلینک کے اور کچھ بھی نہیں، وہ نفرت اور حقارت سے بولی۔ رمسا نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے کاٹا۔ مما میرے لیے دولت معنی نہیں رکھتی، آپ جانتی ہیں۔ مانا کہ میں نے اپنی رضا سے یہ نکاح کیا، لیکن آپ کی مرضی بھی اس میں شامل تھی مما، اور پھر آپ کے اعتراضات جاگے۔ شہریار ہمارے جتنا امیر نہیں، لیکن مما مجھے دولت نہیں چاہیے، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے شہریار ہر طرح سے قبول ہے۔ چپ، خبردار جو اس شخص کا نام دوبارہ تمہاری زبان پر آیا۔ رمسا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مما وہ میرا شوہر ہے، کوئی غیر نہیں۔ نکاح کے بعد آپ کے کہنے پر رخصتی نہیں ہوئی، میں نے آپ کی بات کا مان رکھا، شہریار کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ اب تک آپ کی بات مانتی آئی ہوں، یہاں تک کہ کھلا کے نوٹس پر بھی سائن کر دیے۔ مما پلیز اس سے زیادہ ظلم مت کریں، یہ میری محبت کی توہین ہے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بالکل اٹھی۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، ایک چھوٹا سا کلینک کھول کر بیٹھا ہے وہ، اور وہاں بھی وہ بہت سے لوگوں کا فری میں علاج کرتا رہتا ہے۔ کیسے پورے کرے گا تمہارے اخراجات؟ وہ پھر سے وہی پرانی باتیں دہرا رہی تھی۔ مما وہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، آپ جانتی ہیں اسے کتنے بڑے بڑے ہسپتال سے آفر آئی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں گیا کیونکہ اسے خود خدمت خلق کرنی ہے، غریبوں کا خیال ہے اسے۔ بس کر دو رومی، اس کی طرفداری میرے سامنے مت کیا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا جب تم اس شخص کے گن گاتی ہو، وہ تمہارے قابل نہیں۔ مما مجھے لگتا ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، دے لائیں، کر دوں سائن؟ کہاں کرنے؟ وہ ایک بار پھر سے وہی غلطی دہرانے جا رہی تھی جس پر اسے پہلے بھی شہریار معاف کر گیا تھا، پر اب شاید وہ سزا چاہتی تھی۔ وہ سائن کرتی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ باہر کوئی کوریئر والا آیا ہے۔ بلقیس بانو باہر جاتی ایک انویلپ کے ساتھ واپس اندر آئیں۔ اسے پڑھتے تو ان کے پیروں سے جیسے جان نکلی تھی۔ کیا ہوا مما؟ کیا ہے اس میں؟ وہ ان کے پاس آتی پیپرز لے کر خود پڑھنے لگی۔ اس کے سر پر بھی بم پھوٹا تھا۔ ان کا بنگلہ سرکاری پراپرٹی میں آ رہا تھا، اس لیے انہیں بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس آیا تھا، اور صرف یہی نہیں،
उनकी प्रॉपर्टी के काफ़ी एरिया सरकारी ज़मीन में आ रहे थे। वो सब उन्हें छोड़नी थी। अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? बिल्कीस बानो को अचानक ही नई फिक्र लाहक हो गई, जबकि रमसा उस पर एडवोकेट इस्लान खान का नाम देखकर ठटकी थी, लेकिन अपनी मम्मा के सामने खामोश ही रही। रिहाम की जैसे ही आंख खुली, उसका जिस्म दर्द से टूट रहा था। अंगड़ाई लेते करवट ली और सीधी हुई तो इस्लान रूम में नहीं था। वो झट से उठ बैठी, अपनी हालत देखी। वो इस्लान की वाइट शर्ट पहनी हुई थी। रात के सारे मंजर उसकी आंखों में घूमने लगे। उसके चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। कहीं भी उसके चेहरे पर बुरा इंप्रेशन नहीं था, जैसे वो खुद भी इस्लान की पनाहों में आना चाहती थी। रुख फेरा तो एक चट दिखाई दी। मेरे आने तक घर ही रहना। घर से बाहर निकली, मुझसे इजाज़त के बना तो रात वाली डोज डबल हो सकती है और काफ़ी सख्त भी। अभी नरमी का मुजाहिरा किया है, इसीलिए नर्म ही रहने देना। उसकी धमकी पड़ते वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ी थी और चुपचाप उठती, फौरन अपने कपड़े उठाती, बाथरूम में घसी। इस्लान जाते हुए उसके रूम से लाकर यहीं छोड़ गया था। तैयार होकर बाहर निकली तो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सिखाने लगी। एक अजीब सी दिलकशी फैली थी उसके चेहरे पर, जैसे इस्लान को पाकर सब कुछ पा लिया था। कहाँ तो उससे नफ़रत का दम भरती थी और अब वो उसके प्यार में पूर पूर डूब गई थी। और आज ही तो उसे पता लगा था कि वो जो नफ़रत का दम भरती थी वो हकीकत में उसका प्यार था। वो उसे इग्नोर करता, डांटता, डांटता था तो वो चढ़ खाते बदला लेने की कोशिश करती थी, जबकि हकीकत में उसके प्यार की मुतलाशी थी जो आज उसे मिल गया था। मैं असलान के लिए अहम हूँ, और अहम ना होती तो वो कभी मुझे अपना करीब ना करता। वो जैसे अब भी अपनी पुरानी सोचों में गलता थी। ये सब एक वक्ती अट्रैक्शन है रिहाम। वो तुम जैसी आम शक्लो सूरत वाली लड़की को कभी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम देख लेना, जैसे ही उसे गोरी सफ़ेद खूबसूरत लड़की उसकी नज़र में समाई, वो तुम्हें मक्खन में से बाल की तरह एक साइड में कर देगा। फिर से वही नेगेटिविटी का शिकार हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो मुझसे प्यार करता है, वरना। रात को उसकी आंखों में आंसू भर आए। आईना जैसे उस पर हंस रहा था और रिहाम को इतना ही गुस्सा आ रहा था कि पास पड़ा परफ्यूम उस मिरर पर दे मारा। मिरर में दरार पड़ी। वो रोते हुए वहां से निकली और अपने कमरे में जाते बेड पर ऊंधे मुंह गिरती बुरी तरह रोती। मैं अहम हूँ असलान के लिए, मुझे पता है। अगर ऐसा होता तो रात को वो तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता। इजहार ना सही, कम से कम एक प्यारा सा जुमला तो कह ही सकता था। उसने तो बस तुम्हें सज़ा दी है और अपना हक लिया है। तुम सिर्फ उसकी ज़रूरत का सामान बनोगी रिहाम खान, उससे ज़्यादा तुम उसके लिए कुछ नहीं। वो बुरी तरह बल्क उठी। कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखरे थे, सब कहीं दूर जा सुए थे। सो माँ को देखते हैं अब कितना अमल होता है। खैर, आज मेरा ये काम केस है, अदालत जा रहा हूँ, वापसी पर मुलाकात होगी। असलान में फ़ोन पर शहरियार को इत्तला दी। वो सुलेमान बट का केस है? शहरियार ने माथा मसलते पूछा, और वो रातों से ठीक से नहीं सो सका था। तो वहीं दूसरी तरफ असलान अजली अजली तबीयत और निखरे निखरे अंदाज में था। आखिर उसने अपनी महबूब बीवी की कुर्बत छुपाई थी। एक सुकून था उसके अंदर, लेकिन ये सुकून कब तक रहने वाला था? उसकी महबूब बीवी उसे सुकून में रहने देने वाली थी या नहीं, ये तो बहुत जल्द पता चल जाना था। वो जैसे ही सुलेमान बट के भाई के खिलाफ केस जीत कर अदालत से बाहर निकलता, तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ न छीन ली तो मेरा नाम भी सुलेमान बट नहीं। वो बहुत धीरे धीरे बोलता। उसके पास होते, उसके कोट से फर्जी झाड़ता, वहाँ से निकलता चला गया, और अपनी तबीयत के बरअक्स आज पहली बार इस्लान खामोश रहा। प्यारी चीज़, एकदम उसे अपनी बीवी का ख्याल आया। सुलेमान बट, तुमने अगर मेरी बीवी की तरफ एक निगाह भी उठाई तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगा। वो दांत चबाते उसे जाता देख बड़बड़ाया, और उसका रुख अपनी हवेली की जानिब था, जहाँ उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी। वो उसे कॉल कर रहा था, लेकिन रिहाम कॉल ही नहीं उठा रही थी। उसे बेहद फिक्र हुई। डैम, पिक अप द कॉल। रिहाम, कहाँ हो तुम? उसने हवेली की लैंडलाइन पर नंबर कॉल की,
तब मुलाजमा ने उठाया। रेहाम कहाँ है? वो फौरन पूछा। मालूम नहीं साहब जी, मैं भी उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही। क्या मतलब, मिल नहीं रही? अच्छी तरह चेक करो, मेरे रूम में देखो, वहीं होंगी। जी साहब जी। वो डर कर फौरन कॉल काट गए। रेहाम असलान खान, अगर तुमने इस बार मेरी बात की खिलाफ वर्जी की तो आई स्वेयर आज की रात तुम्हें अपना असल रूप दिखाऊंगा। क्या है ये सब? शहरियार अभी अभी सब मरीजों को चेक करके फ्री हुआ था और ज़रा सी अपनी कमर सीधी करते काफ़ी मंगवाता आंखें मूंद गया कि दरवाज़ा खुला और रमसा अंदर दाखिल। उसने एक एनवेलप उसकी टेबल पर फेंका। क्या मतलब? वो माथे पर बिल डाले उसे देखने लगा। क्यों भिजवाए हैं ये पेपर्स? आप मेरी मम्मा को मारना चाहते हैं? वो दांत कचकचाते हुए पूछ रही थी। ऐसा भी क्या है इन पेपर्स में? मिस बिल्कीस बानो की जान लबों तक आ गई है। वो मसनूई तजस्सुस से उस एनवेलप को खोलकर देख रहा था। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मिस बिल्कीस तो रोड पर आ गईं। उनका गुरूर, उनका तकब्बुर तो सब ढेर होने जा रहा है। शहरियार की बात पर रमसा ने दांत कचकचाए। ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि इसके पीछे आपका हाथ है। मेरी मम्मा ने वो खुला का नोटिस भिजवाया, आपने बदले में ये पेपर्स बनवा के भेज दिए। वो गहरा सांस भरते बोली, जबकि इस बार शहरियार ने उसे सर से पीर तक गहरे इस्तेहकाक भरी नज़रों से देखा। अभी वो उसे कोई जवाब देता कि पैवन काफ़ी रखता सर झुकाए बाहर निकला। शहरियार ने उठते रमसा के पास से गुजरते दरवाजे को लॉक लगाया। रमसा बस उसे देखे जा रही थी। उन पेपर्स का मेरे साथ क्या ताल्लुक? लहजा इंतहाई सर्द और संजीदा था। मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करें। इस पर इस्लान भाई का नाम लिखा है और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने ये सब आपके कहने पे। चलो मान लिया, मेरे कहने पर हुआ है, तुम साबित कैसे करोगी? वो टेबल के साथ टेक लगाता और काफ़ी को अपने लबों से लगा गया। मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, आपने जो करना था कर लिया। आप हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं ना? तो ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। और हाँ, वो जाते जाते पलटी थी। सामने खड़े शख्स का सुकून भरा अंदाज रमसा को सख्त चुभ रहा था। आग तो लगानी थी उसे। पहले खुला का नोटिस मेरी मर्जी के बना आया था, लेकिन अब वो नोटिस में खुद। अगर उसकी बात मुकम्मल होती कि शहरियार के हाथ में पकड़ा काफ़ी का मग एकदम छिनाके से टूटा। उसने इतना गुस्से भरी निगाह से रमसा को देखा कि रमसा की जान निकल गई। शहरियार के हाथ से खून निकल रहा था। रमसा तड़प ही तो गई थी, कहाँ तो उसे तड़पाने लगी थी और अब खुद तड़पने लगी थी। पागल हो गए हैं? पूरा हाथ जख्मी कर लिया। उसकी जानिब बढ़ती उसका हाथ थाम गई कि शहरियार ने झटके से छुड़वाया। जाओ यहाँ से। वो टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालता, अपने हाथ पे रखता, बेतुसर लहजे में बोलता, रुख फिर गया। शहरी, खून, कहा ना कि जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दिया? वो अब की बार धाड़ा था। वो जितना खुद जब्त करता, वो लड़की उतना ही उसके सब्र का इम्तहान लेती थी। वो नहीं चाहता था कि उसे चोट पहुंच जाए। उधर मुड़े, दिखाए मुझे। वो रोते हुए उसका हाथ देखती उसे फर्स्ट एड करने लगी। एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेंगे आप और मम्मा, न वो पीछे हटती है न आप, और आप दोनों की लड़ाई में मैं रमसा पसती जा रही हूँ। वो अपने गालों पर आए आंसू पूंछती, अब उसके हाथ पर बैंडेज कर रही थी। जो तुम चाहती हो, मैं पीछे हट जाऊं? वो उसे सुलगती निगाहों से देखता बोला कि उस पुल रमसा को लगा वो उसकी जान निकाल कर दम लेगा। उसकी बात का फिर से गलत मतलब निकाल रहा था। बहुत जालिम हैं आप, जानते हैं मम्मा हस्पताल में हैं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो रो दी। उसकी बात पर शहरियार ने लब भींचे। क्या चाहती हो बता दो मुझे, आज सब तुम्हारी मर्जी पर छोड़ा, जैसे कहोगी वैसा कर दूंगा। उसे बाजुओं से पकड़ते अपने सामने करता टूटे दिल से बोला, मैं शायद आपको डिज़र्व नहीं करती शहरियार, शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। वो अल्फाज कहते 100 बार मरी थी। ठीक, जाओ यहाँ से। उसे बिल्कुल सपाट अंदाज में कहता छोड़ गया और रुख फेर लिया। अब वो थक गया था उस जंग से। कैसे जीत सकता था वो ये जंग, जब उसका महबूब ही उसके खिलाफ जा खड़ा हुआ था।
जब महबूब आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो आप जीती हुई जंग भी हार जाते हैं, और वो उस जंग में हार गया था। आज शहरयार, आप खिला के पेपर्स भेज देना, इस बार साइन कर दूंगा। वो बना रुके अपना वॉलेट और मोबाइल उठाता दरवाजे की जानिब बढ़ा, पर रमसा को आज पता लगा कि रूह खींचना क्या होता है। वो जा चुका था, जबकि रमसा को लगा वो अब कभी भी सुकून का सांस नहीं ले पाएगी। दिल तोड़ना ही था तो दिल लगाया क्यों? ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों? वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, दीवानों की तरह रेहाम को ढूंढने लगा। सब मुलाजमहाओं की दौड़ लगवाई थी। गेट पर खड़े चौकीदार से वो कोई 20 दफ़ा पूछ चुका था। उसका यही जवाब था कि रेहाम बीबी घर से बाहर नहीं निकली। वो सब मुलाजमहाओं पर शोर कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सबको सीधा ऊपर पहुंचा दे। उसे उस वक्त बस रेहाम चाहिए थी, अपनी नज़रों के सामने। उसका दिल किसी अनहोनी से अंदाज से धड़क रहा था। वो रूम में गया तो अपने ड्रेसिंग टेबल का मिरर टूटा हुआ देख ठटक गया। यकीनन ये सब रेहाम का ही किया धरा। शायद गुजरी रात का गुस्सा था जो उसकी इजाज़त के बना उससे अपना हक ले लिया। रेहाम, वो ऊंची आवाज़ में चलाया कि तभी एक पर्दे की ऊट से निकलती उसके सामने आ खड़ी हुई। वो तो उसे आजमा रही थी कि वो उसे ढूंढता है या नहीं। उसे उसकी कितनी परवाह है? सिर्फ उसके जिस्म की तलब थी या ये तलब अब इश्क बन गई थी? वो आईने में उसे पीछे देखता फौरन उसकी जानिब मुड़ा और आगे बढ़ते उसे झटके से सीने से लगा लिया। एक सुकून सा उतरा था उसके पूरे वजूद में। तुम ठीक हो? उसे सामने किए उसके माथे पर लब रख गया। कितनी शदीद तड़प थी उसके लम्स में। रेहाम तो बस उसे देखती चली गई। कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वो अब उस पर फिक्रमंदी वाला गुस्सा करता है। रेहाम को बेइंतहा प्यारा लगा। निकाल कर रख दी तुमने मेरी। उन चंद लम्हों में वो उसका चेहरा चूमे जा रहा था और रेहाम के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। सच में? डू यू लो मी? वो बच्चों की तरह पूछती असलान को हैरत में डाल रही थी। उसे लगा वो रात की वजह से नाराज़ हो रही है, इसीलिए छुप गई। लेकिन वो तो उससे प्यार की मुतलाशी थी और असलान तो पहले ही से तरसा बैठा था। झटके से उसे सीने से लगाया, उसके लबों को दस्तरस मिले। उसे अच्छे से समझ आ गया कि वो उससे कितना प्यार करता है। लगता है रात को डोज कम मिली है जो और प्यार मांग रही हो। आओ दूं तुम्हें प्यार। उसे बाहों में भरे बिस्तर पर ले आया तो सहम सी गई। नहीं, ये वाला प्यार नहीं कहा था, दूसरा वाला पूछा। मैं आप जैसी खूबसूरत नहीं हूं ना? वो दिल की बात ज़बान पर ले आई। क्या बकवास कर रही हो? किसने कहा? वो एकदम आपे से बाहर हुआ। उसकी खूबसूरती का ही तो रात को दीवाना हुआ था, तो वो कैसे ये सब बोल सकती थी? आईने में वो धीरे से बोलती बेड क्राउन के साथ जा लगी। अब असलान को समझ आई कि उसने आईना तोड़ा है। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसके हुस्न का मैं दीवाना हूँ। उसके करीब होता उसका दुपट्टा हटा रहा था। आप? वक्ती अट्रैक्शन? क्या बोले जा रहे हो रेहाम? कोई भी मर्द ऐसे नहीं आता अपनी बीवी के पास जब तक उसका दिल राज़ी ना हो। मैंने तुम्हें अपने दिल में सबसे ऊंचा मकाम दिया है, और तुम? मेरा कलर। वो फिर से उसका और अपना हाथ मैच करने लगी। तुम्हारे जिस्म के एक एक अंग में मैं अपने आप को रंग देना चाहता हूँ। मैं नहीं रहना चाहता, तुम हो जाना चाहता हूँ। जो हुस्न तुम में है वो मुझ जैसे बंदे में भी नहीं। मेरी आंखों से देखो तो पता चले तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी खूबसूरत हो। उसके लबों पर दस्तरस जमाता उसे अपने हिसार में लेने लगा। कभी पिचताएंगे तो नहीं? वो उसका चेहरा सामने किए नम लहजे में पूछ रही थी। मैं तो कभी पिचताने वाला नहीं। तुम सोच लो, मेरी जान लेवा कुर्बतों से भागोगी तो नहीं ना? उसका सर तकिए पर रखता एक बार फिर से उसके और अपने बीच के सारे पर्दे गिराता चला गया। आज उसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि वो टूट कर बिखरती चली जा रही थी और वो उसे समेटता चला जा रहा था। वो अपनी मम्मा के पास आई तो टूटी बिखरी हालत में थी। क्या हुआ रूमी, तुम ठीक हो? बेटी को उस हाल में देखकर उनका दिल शिद्दत से तड़पा। मम्मा, उसने मुझे छोड़ दिया। वो माँ के गले लगती बोलती बल्क बल्क कर रो दी। क्या बोल रही हो? किसने?
उनका दिल सख्त धड़क रहा था। मम्मा, वो मुझे छोड़ रहा है। आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा है मम्मा। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। हम जुदा हो रहे हैं मम्मा। मम्मा, वो मुझे सांस नहीं आ रही। वो सीने को मुसलते बोली। क्या हुआ मेरी बच्ची? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। इधर देखो मुझे। वो भी उसके साथ रो रही थी। कुछ देर पहले वो अस्पताल से लौटी थी और वापस लाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना दामाद था। मम्मा, मेरा सांस, वो चला गया मम्मा। रमसा की आंखें बंद हो रही थीं। नहीं रूमी बच्चे, कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो सब ठीक है। शहरियार, वो मेरी बच्ची। वो दूर खड़े शहरियार को पुकार उठी, जिसकी नज़रें रमसा पर ही थीं। रमसा ने चकराते सर के साथ पलट कर देखा तो शहरियार सीने पर हाथ बांधे पुरसुकून अंदाज में खड़ा था। बेटा, शहरियार कहीं नहीं गया। वो तो आज भी मेरे रूमी का है, खुद को संभालो। वो बेड क्राउन से टेक छोड़ते उसे संभालते बोली, जो किसी भी लिम्हे ज़मीन बोस हो जाने वाली थी। रमसा ने बेयकीनी से शहरियार को देखा। उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर उसे अपने हिसार में लेना चाहा, लेकिन एकदम चकरा कर वो पीछे गिरने लगी कि शहरियार ने फौरन उसे बाहों में समेटा। रूमी, मेरी बच्ची। बिल्कीस बानो उसे इस हाल में देखती तड़प गई। फिक्र न करें, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा उसे, आप रेस्ट करें। वो उनके और अपने बीच की सारी करवाहट प्यार से दूर कर चुका था। वो भी अपनी जिद छोड़ गई और अब बेटी की हालत देखकर वो तो मज़ीद अपनी बात पर पछताई थी। उनकी बेटी तो शहरियार के इश्क में पूर पूर डूबी हुई थी। शहरियार उसे उसके रूम में ले जाता, बिस्तर पर लिटाता, वह फतगी से देखता गया। उसका दुपट्टा हटाता, वो उसके पास लेटता। उसका सर अपने सीने पर रखते उसकी सांसों पर दस्तरस जमा गया। पहली बार यूं उसके करीब आ रहा था। उसके होंठों पर शिद्दत और गुस्से से झुकता उसे बेहोशी में ही तड़पा गया। वो कतरा कतरा उसकी सांसों को इन्हेल करता, बहुत ही शिद्दत से उसको खुद में पी गया। अब मज़ीद दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी शिद्दत से एकदम रमसा होश में आई। खुद को शहरियार की बाहों में महसूस करते वो सर से पैर तक लरज़ उठी और खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। जिसे मुकम्मल दस्तरस मिली, उसके पैरों की उंगलियों में अपने पैरों की उंगलियां उलझाएं, वो अब अपने हाथ को उसकी कमर से ऊपर लाता, खुमार आलूद नज़रों से उसे देख रहा था। रमसा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़रों में छुपी वार्निंग महसूस करते वो डर कर अपना हाथ पीछे कर गई। वो उसकी धड़कनों पर काबिज होता, उसे झटके से अपने नीचे करता, उस पर साया फिगन हुआ। रमसा की चीख निकल गई। आवाज़ ना आए, मुझे खुद को सुकून तो पहुंचाने दो रमसा, शहरी, वरना न जाने मैं क्या कर दूं। वो उसकी शर्ट को हटाता, उस पर शिद्दतों से अपनी दस्तरस जमाता चला गया। रमसा उसका गुस्सा बर्दाश्त करते सिसक कर रह गई, लेकिन उसे रोकने की हिम्मत न हुई। सुबह सुबह ये खबर मिली कि सुलेमान बट का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पहुंचता हूँ। वो बमुश्किल आंखें खोलते मोबाइल एक तरफ रखता उठा था। अपने सीने पर सर रखे सुई रेहाम को देखता ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो रात भर उसकी शिद्दतों को सहती रही थी। फजर के वक्त उसकी जान खलासी की थी। 2 दिन बाद आका जान ने आ जाना था तो वलीमा देने का इरादा रखता था। दोनों उस वक्त सुलेमान बट का जनाजा पढ़कर बाहर निकले। मैं सोच रहा हूँ आका जी आ जाएं तो ग्रैंड रिसेप्शन दे दूँ। वो गाड़ी में बैठता बोला। मेरा भी यही इरादा है। शहरियार की बात पर इस्लान ने हैरत से उसे देखा। मतलब तुम्हारी सास व माँ मान गई? इस्लान ने गाड़ी स्टार्ट की तो शहरियार के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। दोनों ही की जिंदगी सीधी राह पर आते खूबसूरत हो गई थी।